वेलकम IIPians एंड हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स और नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं सिंगुलर पॉइंट्स। देखो सिंगुलर पॉइंट्स एंड सिंगुलरिटी के बेस पे जीसेट एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन है वो इजीली आ सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और इस बार के जीसेट के एग्जामिनेशन के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक है वो थोड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक होगा। सो आप है जो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है वो आप फाइंड करना यहाँ से सीख लो। ये पूरा लेक्चर है, इसमें आपको नेचर ऑफ सिंगुलरिटी किस तरह से फाइंड किया जाता है और किस तरह से जीरोस ऑफ फंक्शन फाइंड किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स पे। बहुत बार मैंने सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन आपको बता दी है कि इफ़ z इक्वल टू z0 इज अ सिंगुलर पॉइंट मीन्स एट अ z इक्वल टू z0 फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब कि सिंगुलर पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे z इक्वल टू कोई भी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन है डिफाइंड नहीं होगा। मतलब पॉइंट्स एट विच कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एंड उसकी टू कैटेगरीज होती है, एक यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी मतलब कि किस तरह से उसको डिवाइड कर दे कि नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है वो किस तरह से आपको फाइंड करना है। देखो आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड एक है, दूसरा है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन के बेस पे है। मतलब कि उसके बेस पे 3 टाइप्स दिए गए हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन एसेंशियल एंड रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन एट z इक्वल टू 0। सो उसको आपको ऑप्शन दिया गया होता है आइसोलेटेड एंड एसेंशियल, आइसोलेटेड नॉन एसेंशियल या नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, ऐसा आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। मतलब कि यहाँ पे ये जो दो डिवाइड किए हैं पार्ट में, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है। सो हम पहले ये 2 पार्ट है वो देख लेते हैं, बाद में ये 3 पार्ट है वो देख लेंगे। कि अगर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, देखो यहाँ पे मैंने SP लिखा है, आप बुक में पूरा ही लिखो कि सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड मतलब कि आइसोलेशन का मतलब कि आपको भी ये 1 साल 1.5 साल में पता ही चल गया है कि आइसोलेशन मतलब कि सभी चीज़ों से अलग रहना। मतलब कि आप कोई भी आइसोलेशन में है तो क्या उसे कह सकते हैं कि वो सभी चीज़ है उससे दूर है। तो देखो कोई किसी के भी टच में नहीं है। अब इफ z इक्वल टू z0 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z सच दैट it can be isolated from neighboring singular point, then z equal to z0 is said to be isolated singular point। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्लेन है और यहाँ पे सभी जो सिंगुलर पॉइंट्स है वो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं इस तरह से। इतने सारे सिंगुलर पॉइंट्स है चलो फंक्शन के, तो ये जो पॉइंट है वो इसको एक छोटा सा रेडियस d है वो देते हैं और बोलते हैं कि क्या ये हमारा आइसोलेटेड है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको भी आप छोटे रेडियस में काट सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट से वो, ये पॉइंट से वो, ये सभी को आप एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है वो देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट दे दिए हैं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट दे दिया है, तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। तो पहले देखो आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड को हम कंपेयर करके याद रखेंगे कि इफ z इक्वल टू z0 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच दैट इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आइसोलेटेड बोला है और यहाँ पे क्या कहा है कि z इक्वल टू z0 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच दैट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी
नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एक है वो आइसोलेट हो रहा है, एक है वो आइसोलेट नहीं हो रहा है। तो देखो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पॉइंट्स को आप एग्जामिनेशन में आइसोलेटेड कहे और किस तरह के पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड। सो एग्जाम के लिए यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं कि इफ कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी इज सेटिस्फाइड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देन इट विल बी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। मतलब कि जो आप कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी लगाते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमें फंक्शन दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फंक्शन है दिया गया है 1/z-2। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, z = 2। मतलब कि एक ही सिंगुलर पॉइंट है, मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो सिंगुलरिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है वो सिंगुलरिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। z = 2 है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ दिया होता कि z-1 z+3 के, सो यहाँ पे z = 2, 1 and -3 आर द सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 3 सिंगुलर पॉइंट है, मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है, तो उसे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि इफ कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी इज सेटिस्फाइड बाय एल्जीब्रिक फंक्शन, मतलब कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो एल्जीब्रिक है। एल्जीब्रिक मतलब कि इस तरह का कोई फंक्शन है कि 1/z-2, z-1 या z-3 या कुछ भी दिया है, तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड इन नेचर। इस तरह के फंक्शन को एल्जीब्रिक फंक्शन कहते हैं, उसे आइसोलेटेड इन नेचर बोला जाता है। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की बात करें तो किस तरह से पॉइंट से वो नॉन आइसोलेटेड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे इसे हटा देते हैं, तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है उसकी डेफिनेशन याद रख लो, और एग्जामिनेशन है उसमें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट याद रखो। ये दोनों स्टेटमेंट है वो आपको काम आने वाले हैं कि अगर आपको एल्जीब्रिक फंक्शन दिखा है और सिंगुलरिटी का नेचर पूछा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं कि फंक्शन है z = z0 है वो सिंगुलर पॉइंट है, मतलब कि फंक्शन है वो वहाँ पे डिफाइन नहीं है, और देखो कि z = z0 ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पे आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है सेटिस्फाइड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगी तो ही नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ऑलवेज रहता है कि फंक्शन है उसमें आपको कोई z = z0 सिंगुलर पॉइंट दिया है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आप सिंगुलर पॉइंट, तो क्या उसे नॉन आइसोलेटेड कहा जाए। देखो उसे नॉन आइसोलेटेड बोल सकते हैं, लेकिन n जो आपका है वो इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स है, लेकिन इनफाइनाइट पे जो सिंगुलर पॉइंट्स है उसी को हम बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड। अदरवाइज जो फाइनाइट पॉइंट्स है उसे तो हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। देखो इफ condition of singularity is satisfied by infinite number of points, then few singular points will be non-isolated in nature and remaining ones will be isolated in nature। तो देखो सिंगुलर पॉइंट, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द सिंगुलर पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू n is equal to plus minus infinite will be non-isolated in nature and singular point corresponding to finite n will be isolated in nature। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया था वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट का था। तो
अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं और बाद में देखते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है अगर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दो या मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व होने के बाद आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि किस तरह के पॉइंट से उसे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। देखो यहाँ पे दिया है फंक्शन tan 1/z, ओके, tan 1/z दिया है, मतलब कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल फंक्शन दिया गया है tan 1/z, इसे मैं लिख सकता हूँ sin 1/z डिवाइडेड बाई cos 1/z। सो यहाँ पे कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है कि cos 1/z है वो क्या होना चाहिए, 0। 0 कब होगा, देखो cos 2n+1 π/2 होगा। देखो cos 2n+1 π/2 होगा तभी ही ये 0 होगा। देखो यहाँ पे n है वो 0 पुट कर दो तो π/2 आ जाएगा। सो cos π/2 है वो 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है, cos 5π/2 0 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/z इक्वल टू 2n+1 π/2। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई एंड 2n+1। क्लियर, ये हमारी कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी आ गई। तो अब यहाँ पे देखो इफ n इक्वल टू 0 ±1 ±2 अप टू ±∞। अब यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 पुट करने से 2/π। अब ±1 पुट करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करने से 2/3π। अब 2 पुट करने से 2/5π। ओके, अब यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2n+1 पाई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 0 है, आप पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2/π प्लस 1/2 सॉरी प्लस और माइनस 1 पुट करो या प्लस और माइनस 2 पुट करो तो 2/3π एंड 2/5π है वो प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू कुछ फाइनाइट वैल्यू, वो आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से वो मिल रहे हैं। अगर आप n टेंस टू इनफाइनाइट कर दोगे तो आपको कोई पॉइंट से नंबर ऑफ पॉइंट से वो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, हियर n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 are, मतलब कि देखो n की वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब कि ये सिंगुलर पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है ये। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है क्या, हियर for n is equal to this z equal to क्या आ जाएगा
2/π प्लस माइनस 2/3π प्लस माइनस 2/5π एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है, ओके, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि n की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, n की फाइनाइट वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स है वो आइसोलेटेड है। अगर इफ n इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट देन z इक्वल टू, यहाँ पे जो भी सिंगुलर पॉइंट आएगा मतलब कि 2/π 2n+1 इज नॉन आइसोलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि what is the nature of the singularity of given function tan 1/z at n is equal to plus minus infinity, then our answer is non-isolated singular point. But if in question they ask that what is the nature of singularity of given function tan 1/z at n equal to plus or minus 2, then our answer will be isolated singularity. Okay, or n equal to plus minus 2 is blank singular point for the tan 1/z, so it is a finite and such points are isolated singular points. क्लियर? सो आप आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है उसमें एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखते हैं। क्या है? एग्जांपल है कोसेक 1/z। सो यहाँ पे हमें पता है इसको 1 क्या लिखा जाए, साइन 1/z। ओके, अब कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, साइन 1/z इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू साइन nπ। साइन nπ है वो क्या है, 0 है। सो साइन nπ है वो 0 है। सो यहाँ पे 1/z इक्वल टू nπ एंड z इक्वल टू 1/nπ। तो ये हमारा कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी से ये आंसर आ गया कि z इक्वल टू 1/nπ है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट से मिल रहे हैं हमें जो, उसमें अगर n इक्वल टू 0 है वो पुट करो। देखो n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो z है वो इनफाइनाइट चला जाएगा। अब n इक्वल टू प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो z है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/π। वैसे ही n इक्वल टू प्लस माइनस 2 पुट करने से आपका z आएगा, z क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2π। तो अब अगर n इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पुट करने से z क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर बोला है, देखो ये क्वेश्चन है और आपको देखो इतना पहले लिख लो, यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट है वो मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि what is the nature of singularity of given function
फंक्शन मतलब कि कोसेक 1/z एट z इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जब इनफाइनाइट चली जाती है और z की जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या होगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। मतलब कि यहाँ तक जब n इज इक्वल टू ±3, 5, 10 या कुछ भी ले लो, 100 ले लो, वो सभी फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट पे बोलते हैं तो ही आपको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट लिखना है। तो पहले आपको कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है वो देखनी है, n है वो प्लस माइनस इनफाइनाइट पुट करने से z क्या आ रहा है वो देखना है। और अगर आपको यही z है वो दिया गया है और पूछा गया है कि कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है वो क्या आता है, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आता है। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं कि एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स की। सो एसेंशियल सिंगुलरिटी किसे कहते हैं कि इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपांशन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स of z minus z0 then it is said to be an essential singular points। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ z माइनस, यहाँ पे z माइनस z0 के पावर आने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे इस तरह से z माइनस z0 प्लस यहाँ पे z माइनस z0 रेज टू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो इस तरह की अगर सीरीज आ रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फंक्शन दिया गया है क्या? z+1 और cos 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 3। तो यहाँ पे z इक्वल टू 3 है वो, देखो z इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 1/0 मतलब cos है इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इनफाइनाइट होने पे cos है वो डिफाइन नहीं होता है। सो z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 है वो सिंगुलर पॉइंट है। और इससे आइसोलेटेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में हमें देखा है कि अगर नंबर ऑफ सिंगुलरिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है n इक्वल टू फाइनाइट नंबर से, तो वो है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो अब देखते हैं इसका सीरीज एक्सपांशन। क्या सीरीज एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स आ रही है z माइनस 3 की, तो उसे हम कहेंगे एसेंशियल। अगर नहीं आ रही है, फाइनाइट टर्म्स आ रही है नेगेटिव पावर में, तो उसे हम कह देंगे नॉन एसेंशियल। सो यहाँ पे पहले क्या करेंगे? z माइनस 3 यहाँ पे +4, क्योंकि इसको भी z माइनस 3 में कन्वर्ट करना होगा। सो 1/z माइनस 3। सो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या कि z माइनस 3 cos 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 3 प्लस 4 cos 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 3। ओके, सो देखो यहाँ पे सीरीज एक्सपांशन कर लो। कोस की स्टैंडर्ड टेलर सीरीज आपको पता है, तो यहाँ पे z माइनस 3 आ गया और कोस की सीरीज से क्या आएगा? 1 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल z माइनस 3 रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल z माइनस 3 रेज टू 4 प्लस 4 और यहाँ से ही क्या आएगा? 1 माइनस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल z माइनस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे सीरीज है वो चला जाता है आगे ही। अब देखो यहाँ पे ये z माइनस 3 है वो मल्टीप्लाई कर दे अगर हम, फिर भी यहाँ पे इनफाइनाइट, देखो ये सीरीज है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। ओके, इनफाइनाइट तक सीरीज है वो जा रही है, ये भी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। और आप यहाँ पे देखो कि z माइनस 3 है उसके सभी नेगेटिव पावर ही आ रहे हैं।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स आ रही है। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स ऑफ z माइनस z0 मतलब कि z माइनस 3। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज, तो उसे कहेंगे एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। सो यहाँ पे z इक्वल टू 3 है, वो क्या है, आइसोलेटेड एंड एसेंशियल, आइसोलेटेड है और एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। अब यहाँ पे एग्जाम के शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम है उसमें आप हर बार सीरीज एक्सपांड करके तो नहीं देख सकते, तो आप ये लिख दो कि इफ फंक्शन कंटेन्स, देखो एक्सपोनेंशियल 1 बाई z माइनस z0, साइन 1 बाई z माइनस z0, कोस 1 बाई z माइनस z0, साइन हाइपरबोला 1 बाई z माइनस z0। यहाँ पे सभी जगह n पावर लिख देते हैं। या तो कोस हाइपरबोला 1 बाई z माइनस z0 रेस टू n। अगर ये टर्म्स कंटेन हो रही है, फंक्शन कंटेन्स फॉलोइंग terms, then it is z equal to z0 is essential singular point, and यहाँ पे लिखो n is positive integer। ओके, n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि 1 बाई z माइनस z0 हो सकता है, 1 बाई z माइनस z0 रेस टू 2 हो सकता है। यहाँ पे -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता। अगर -1 हो गया तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल z माइनस z0। सो देखो यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है कि साइन, कोस, साइन हाइपरबोला, कोस हाइपरबोला या एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम जब एक्सपांड करते हैं सीरीज में, सो 1 बाई z माइनस z0 रेस टू n है, तो क्या ऑलवेज है वो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पावर आएंगे z माइनस z0 के, वो भी नेगेटिव। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी 1 बाई z माइनस z0 आ रहा है और फंक्शन दिया गया है आपको एक्सपोनेंशियल 1 बाई z माइनस z0, साइन 1 बाई z माइनस z0, कोस 1 बाई z माइनस z0 या हाइपरबोला दिया है फंक्शन में, तो ऑलवेज एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे। क्लियर? अब देखो ये है वो, नोट डाउन कर लो, एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इफ z माइनस z इक्वल टू z0 इज एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, देन फंक्शन इज नॉट देखो फंक्शन है वो, यहाँ पे उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन है उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यहाँ पे देखो कि इफ e रेस टू माइनस 1 बाई z, ओके। सो यहाँ पे आपको पता है कि 1 बाई z आ गया, मतलब कि इट इज एसेंशियल, सो z इक्वल टू 0 है, वो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। z इक्वल टू 0 है वो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट आपको बताते हैं, तो क्या आ जाएगा कि देखो
आपका फंक्शन यहाँ पे है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू माइनस वन बाई जेड। अब लिमिट है वो आपको एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, लिमिट है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। देखो अगर हम बात करें कि लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो ई रेस टू, देखो यहाँ पे कंडीशन आप लिख लो, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं वन बाई जेड। तो यहाँ पे z टेंड्स टू ज़ीरो है, उस z टेंड्स टू ज़ीरो को हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू ज़ीरो या तो y टेंड्स टू ज़ीरो। सो पहले हम x टेंड्स टू ज़ीरो लिख देते हैं। ओके देखो यहाँ पे अलोंग रियल एक्सिस z इक्वल टू x। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स। तो यहाँ पे x ज़ीरो पुट करने से, यहाँ पे x ज़ीरो पुट किया सो माइनस इनफाइनाइट आ गया। सो लिमिट क्या आ जाती है ज़ीरो, लिमिट आ जाती है ज़ीरो। जैसे ही x ज़ीरो पुट कर देंगे ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट, लिमिट आ जाती है ज़ीरो। अब यहाँ पे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि हमें देखना है कि z इक्वल टू आयोटा y। सो हमें देखना है कि क्या ये लिमिट है वो पाथ इंडिपेंडेंट है ये। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा z टेंस टू z इक्वल टू आयोटा y है, सो आयोटा y टेंस टू ज़ीरो, मतलब कि y टेंस टू ज़ीरो। सो ई रेस टू माइनस वन बाई आयोटा y। सो इसको लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू ज़ीरो एंड ई रेस टू, यहाँ पे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखो यहाँ पे ऊपर आयोटा आ गया, नीचे आयोटा आ गया। सो क्या आ जाएगा आयोटा बाई y। तो अब अगर आपने y ज़ीरो पुट कर दिया सो ई रेस टू इनफाइनाइट आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे लिमिट है वो अलोंग द रियल एक्सिस आप जा रहे हो तो ज़ीरो मिल रही है, और अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस है वो नॉन ज़ीरो मिल रही है, मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सो ये बात आप याद रखना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एसेंशियल पॉइंट की, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी के z इक्वल टू z0 पे। अब बात करते हैं कि नॉन एसेंशियल और पोल ऑफ द फंक्शन। नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहते हैं और उसे पोल भी बोला जाता है। और आप एक बात दिमाग में बिठा लो कि जीसेट के एग्जामिनेशन में, नेट के एग्जामिनेशन में और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फिजिक्स के, उसमें ये पोल का क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है और डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो सिंगुलरिटी वाला टॉपिक है, नेचर ऑफ सिंगुलरिटी, ये जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं। देखो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है उसमें क्या आ रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स ऑफ z माइनस z0, और वहाँ पे क्या आएगा फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स ऑफ z माइनस z0। सो अब उसे देखेंगे बाद में कि किस तरह से ये फंक्शन है उसको एक्सपांड करके हम देखेंगे कि नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट आता है। अब मॉड्यूलस ऑफ हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस z0 विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पोल। अगर मॉड्यूलस देखो यहाँ पे हाईएस्ट z माइनस z0 है वो क्या आ गया माइनस, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 3 आया, प्लस यहाँ पे कुछ z माइनस z0 रेस टू 2 आ रहा है, यहाँ पे z माइनस z0 आ रहा है, यहाँ से कुछ 1 आ रहा है, यहाँ से फिर पॉजिटिव पावर आ रहे हैं। सो हाईएस्ट नेगेटिव पावर क्या है 3, हाईएस्ट नेगेटिव पावर क्या है, हाईएस्ट नेगेटिव पावर
3। तो ये नेगेटिव पावर 3 है, तो उसी को ही पोल है वो बोला जाएगा, इसी को ही पोल बोला जाएगा, मतलब कि थर्ड ऑर्डर पोल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे जो एक्सपांशन करके देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं चलो, कि किस तरह से। देखो ये है वो कंप्लीट हो गया है एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, या तो जिसे कहते हैं पोल ऑफ द फंक्शन। सो इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन है वो दे दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे z इक्वल टू 2π पुट करने से, देखो z इक्वल टू 2π अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से 0 आ रहा है, और क्या देखो यहाँ पे पहले z इक्वल टू 2π है वो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही cos 2π लिखोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे cos 2π है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो cos π/2 है वो 0 आएगा, cos 0 है वो 1 आएगा, और cos 2π है वो 1 आएगा। सो यहाँ पे cos 2π 1 है, सो 1 - 1 हो गया 0, सो डिवाइडेड बाई z माइनस 2π, तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करें वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको पहले हमें करना है एक्सपांड। सो इसको एक्सपांड करने के लिए क्या करें, 1 माइनस यहाँ पे cos z को लिख दूँ z माइनस 2π प्लस 2π, ओके, डिवाइडेड बाय z माइनस 2π रेस टू 4। सो अब यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 2π रेस टू 4, ओके, माइनस, देखो यहाँ पे cos 2 माइनस z माइनस 2π प्लस 2π है, उसको cos z माइनस 2π एंड cos 2π है उसमें एक्सपांड करते हैं, तो cos 2π की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ cos z माइनस 2π है उसको एक्सपांड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस z माइनस 2π रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2π रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ओके, माइनस z माइनस 2π रेस टू 6/6 फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब देखो 1 - 1 हो गया 0, सो यहाँ से क्या आ रहा है z माइनस 2π रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और z माइनस 2π तो है ही डिनोमिनेटर में, सो यहाँ पे क्या आ रहा है z माइनस 2π रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z माइनस, ओके, ये माइनस है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, z माइनस 2π रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये डिवाइड कर दो आप, तो क्या आ जाएगा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो 2 फैक्टोरियल z माइनस 2π रेस टू 2, अब ये माइनस, यहाँ पे 4 है पावर, यहाँ पे भी 4 है, सो डायरेक्टली आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे z माइनस 2π रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे z माइनस 2π के 0 पावर है, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, सो हाईएस्ट नेगेटिव पावर क्या हो गई, हाईएस्ट
नेगेटिव पावर इज 2। सो देखो यहाँ पे बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ हाईएस्ट नेगेटिव पावर। देखो मॉड्यूलस मतलब कि नेगेटिव पावर हो, यहाँ पे z माइनस Z0 की पावर है -2, तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे विदाउट साइन आपको लिखना है कि z इक्वल टू 2 पाई इज सेकंड ऑर्डर पोल। क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर पोल। सेकंड ऑर्डर पोल ऑफ गिवन फंक्शन z इक्वल टू 2 पाई इज सेकंड ऑर्डर पोल ऑफ गिवन फंक्शन। तो अगर यहाँ पे 3 आया है, 4 आया है, तो क्या करेंगे? उसे थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर पोल कह देंगे। अब देखो कि अगर प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज डज नॉट कंटेन नेगेटिव पावर सीरीज टर्म ऑफ z माइनस Z0 देन z इक्वल टू Z0 इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। मतलब कि जो यहाँ पे टर्म आ रही है नेगेटिव पावर वाली, ये टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे ये टर्म प्रेजेंट नहीं है, ओके, ये लिख लिया। तो अगर यहाँ पे ये टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ आया है कि यहाँ पे z माइनस Z0 रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल ऐसा आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव पावर टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। उसका एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं कि रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है किस तरह से आपको ढूंढना है। फ्रॉम द सीरीज एक्सपेंशन एंड डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड है, उसके लिए आपको जीरोस ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना आना चाहिए। सो वो भी इसके बाद देखेंगे, लेकिन ये हमने कर लिया है और अभी ये है वो देखते हैं फॉर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। सो 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक 2z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर। अब देखो अगर आप यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 मतलब 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ सीरीज एक्सपांड करना है, तो 1 प्लस 2z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कोस 2z का जो सीरीज है वो आपको पता होना चाहिए, 2z रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे z स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1 है वो 0 हो जाएगा। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो मैंने साइन है वो मल्टीप्लाई करवाया था, तो वो आप एक बार देख लेना क्या वो सही था या नहीं। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज अपने आप से सुधार लेना। कई बार यहाँ पे बोर्ड पे लिखने में मिस्टेक हो जाता है, तो आप तो होशियार हो ही, तो यहाँ पे देख लो। अब देखो 1 माइनस 1 0 आ गया। सो यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन है वो पूरी सीरीज पे लगेगी। सो यहाँ पे 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 2z रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो यहाँ पे z स्क्वायर है वो डिवाइड होता है। सो यहाँ पे ये z स्क्वायर है वो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 रेस टू 2 मतलब कि 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे z स्क्वायर और यहाँ पे है z रेस टू 4। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे z स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे जब हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पावर ऑफ z। सो यहाँ पे देखते हैं, देयर इज नो नेगेटिव पावर ऑफ z। सो z इक्वल टू 0 is
रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन। क्लियर। अब यहां पे देखते हैं कि एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, इफ z इक्वल टू z0 इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट देन z इक्वल टू z0 is not defined at z equal to z0 function is not defined but limiting value is exist। लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखो कि लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, देखते हैं। चलो यहाँ पे z स्क्वायर लिमिट, यहाँ पे z टेंस टू 0 लगा दो और 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक 2z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो ये 0 जब होगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। सो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0 और कोस हाइपरबोलिक 2z का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2z। यहाँ पे z स्क्वायर का 2z आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो z इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा, तो वहाँ पे फिर से 0/0 फॉर्म आ गया, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। सो यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 0 -2 साइन हाइपरबोलिक 2z का डिफरेंशिएशन है कोस हाइपरबोलिक 2z। यहाँ पे 2z का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कोई वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। 0 पुट करने से 1 आ जाएगा। सो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे माइनस, सो -2 है वो लिमिटिंग वैल्यू है। सो लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन है वो z इक्वल टू 0 है, उस पर डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म आ जाएगा। क्लियर। सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z-2 z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब थोड़ी बहुत मैं टिप्स दे रहा हूं। देखो अगर आपको फंक्शन है वो दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय z-2⁴ फंक्शन दिया गया है इस तरह से, तो z इक्वल टू 2 है वो सिंगुलर पॉइंट है और यहाँ पे आपको पता है कि एल्जिब्रिक टर्म है। एल्जिब्रिक टर्म है तो आइसोलेटेड होगा एंड नॉन एसेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट टर्म ही है। देखो z-2⁴ है, 1 डिवाइडेड बाई z-2⁴, मतलब कि यहाँ पे z-2⁻4 है, तो नेगेटिव पावर टर्म है लेकिन फाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पे ये जो एल्जिब्रिक टर्म है वो जिस भी ब्रैकेट से अराइज हो रही है उस ब्रैकेट का पावर है वही आपको पोल देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 2 इज 4th ऑर्डर पोल। क्या आ जाएगा, 4th ऑर्डर पोल। अब आपको दिया गया है कोई फंक्शन, देखो यहाँ पे कोई फंक्शन है वो इस तरह से दिया गया है
कि z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। तो यहाँ पे पहले आपको ये जो फंक्शन है उसको पार्शियल फॉर्म में लाना है, मतलब कि आपको इसके फैक्टर से वो फैक्टर के फॉर्म में लाना है, मतलब कि फैक्टर आ जाएंगे z प्लस 2 z प्लस 1। अब यहाँ से ये कैंसिल कर दो तो आपका z प्लस 2 यहाँ पे फाइनल फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे बोलेंगे कि z इक्वल टू -2 इज फर्स्ट ऑर्डर पोल। ओके, और सिंगुलरिटी क्या होगी? नॉन एसेंशियल। जब पोल की बात करेंगे तो नॉन एसेंशियल ही आएगा और आइसोलेटेड आएगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं सिंगुलरिटी की कंडीशन को। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से हमें फंक्शन दिया गया होगा कि z प्लस 2 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या देखो कि z प्लस 2 और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, सो यहाँ पे z प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि हाँ हमें आता है और यही आंसर लिख देते हैं कि ये है सेकंड ऑर्डर पोल है। तो ये सेकंड ऑर्डर पोल नहीं होगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 है वो हमारा आंसर होगा। 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 है वो हमारा आंसर होगा। सो आपको फैक्टर से वो इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। बाद में ही आपको देखना है जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसल आउट करने के बाद जो बचता है उसी से आपको पोल है वो फाइंड करना होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इक्वल टू -2 इज फर्स्ट ऑर्डर पोल। ओके, सो अब यहाँ पे ये सभी चीज़ है वो हम क्वेश्चंस है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में देख ली है। और मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं कोई भी वीडियो है उसमें करवा दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि 3-4 क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है तो एक नया वीडियो है वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हमें जीरोस ऑफ फंक्शन है उसके बारे में बात करनी है, तो यहाँ पे जीरोस ऑफ फंक्शन है वो देख लेते हैं। बात करते हैं जीरोस ऑफ फंक्शन की। तो देखो यहाँ पे जीरोस ऑफ फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये टॉपिक, क्योंकि जीरोस ऑफ फंक्शन से आप इजी वे में ऑर्डर ऑफ पोल है वो फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसका आपको उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से जीरोस ऑफ फंक्शन अगर आपको आता है ये टॉपिक तो यहाँ से आप ऑर्डर ऑफ पोल निकाल सकते हैं। उससे भी आगे आप नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है वो बता सकते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, या तो देखो ये नॉन एसेंशियल है तो ही आप पोल फाइंड करोगे और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है वो भी यहाँ जीरोस ऑफ फंक्शन आपको आता है तो आप बता सकते हैं। सो यहाँ पे इस लेक्चर में जीरोस ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जीरोस ऑफ फंक्शन का यूज़ करके आप जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है उसका ऑर्डर ऑफ पोल है वो कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से उसकी सिंगुलरिटी बता सकते हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं कि फंक्शन विल हैव nth ऑर्डर 0 इफ एट अ पॉइंट z इक्वल टू z0 इफ, देखो फंक्शन है उसका nth ऑर्डर 0 है वो आप बोल सकते हैं z इक्वल टू z0 को कि जब उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आए। समझे आप? फंक्शन है, अगर फंक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे तो ज़ीरो आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे एक बार तो भी ज़ीरो आएगा, सेकंड टाइम डेरिवेशन लोगे तो भी ज़ीरो आएगा। उस तरह से n-1 जब
n-1 तक आप डेरिवेशन लोगे तो भी 0 आएगा, लेकिन अगर nth डेरिवेशन है वो 0 नहीं आया, नॉन ज़ीरो आया, तो फंक्शन है उसका nth ऑर्डर 0 कहते हैं। किसे? z इक्वल टू z0 को। अब यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें से पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो यहाँ पे z इक्वल टू -2 एंड 1 अगर आप पुट कर दोगे तो ये है 0 आएगा। अब देखो z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है, यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको q ऑफ z इक्वल टू दिया गया है z प्लस 2 एंड z-1 कुछ भी दिया गया है। सो यहाँ पे देखो q ऑफ z इज 0 इफ z इक्वल टू 1 एंड -2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि q ऑफ z है वो 0 होगा कब? कि -2 पुट कर रहे हैं तब और 1 पुट कर रहे तब। तो -2 है वो किस टर्म से अराइज हो रहा है? ये टर्म से। सो यहाँ पे z प्लस 2 और यहाँ पे z-1। सो ये जब इस टर्म से -2 अराइज हो रहा है, z इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट कर रहे हो तो इसका पावर है 2। सो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर 0 होगा। देखो ये एल्जेब्रिक टर्म है, इसमें ही इस तरह से होगा। और z-1 है, उसमें z इक्वल टू 1 पुट करने से आपको 0 फंक्शन मिल रहा है। तो ये इसका जो पावर है वो क्या है? 1। तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर 0। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर 0। क्लियर? ये होगा फर्स्ट ऑर्डर 0। अगर यहाँ पे देखें हम कि q डैश z है वो फाइंड करें, ये तो डायरेक्टली मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी, लेकिन अगर हम q डैश z है वो हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे z इक्वल टू -2 पे। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 और z प्लस 2 है, उसका डिफ्रेंशिएशन z प्लस 2 आ गया। और यहाँ देखो एक बार ये z-1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे z-1 है उसको कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप इस तरह से डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करो, या आप देखो यहाँ पे आप q डैश z वो फाइंड कर लो और q डबल डैश z है वो फाइंड करो। और इसके बाद उसमें z इक्वल टू z0 पुट कर दो। मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे हम? -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप -2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से नॉन ज़ीरो टर्म है वो अराइज होगी। सो आपको सिंपल डिफरेंशिएशन है वो इसमें आना चाहिए। अब देखो यहाँ से ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी थी। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ पे उस पे चलते हैं कि फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हम q ऑफ z ही लिखेंगे अभी हम, sin पाई z। अब sin पाई z कब 0 होगा? कि जब sin n पाई होगा। तो पाई z मतलब कि n पाई होगा, तब z इक्वल टू n। तो यहाँ पे z इक्वल टू n है वो
कौन सा ऑर्डर है वो देखेंगे। देखो यहाँ पे z इक्वल टू n है, साइन के फर्स्ट ऑर्डर से ही आ रहा है, उसका कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो। लेकिन अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस पाई जेड, कोस पाई जेड। सो यहाँ पे जेड में एन पुट कर दे हम। देखो यहाँ पे पहले क्यू ऑफ जेड है, देखो यहाँ पे क्यू ऑफ जेड में एन पुट करें जेड इक्वल टू एन, तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। यहाँ पे आपका आंसर ज़ीरो आ रहा है। सो यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो नहीं आएगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो होगा। सो पाई कोस पाई जेड है वो, उसमें यहाँ पे कोस एन पाई पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कोस एन पाई है, वहाँ पे लिख सकते हैं -1/n। क्यों? क्योंकि कोस देखो एन है, वहाँ पे 1 पुट करें कोस 1 पाई तो क्या आ जाएगा -1, कोस 2 पाई पुट करें तो 1 आ जाएगा, कोस 3 पाई है वो अगेन -1, कोस 4 पाई है वो क्या आ जाएगा 1। सो इवन पाई के लिए आपकी वैल्यू -1 आ रही है, और सॉरी ओड पाई के लिए आपकी वैल्यू -1 आ रही है, इवन पाई के लिए आपकी वैल्यू +1 आ रही है। सो यहाँ पे n इवन पुट कर दोगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ओड पुट कर दोगे तो -1 आ जाएगा। सो इसलिए -1/n लिखा है। सो यहाँ पे Q ऑफ Z इक्वल टू है 0, Q ऑफ Z 0 है, और यहाँ पे Q ऑफ Z 0 का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो नॉन ज़ीरो है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो, ये है फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो। तो यहाँ पे बात करते हैं थर्ड वन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें अगर हम बात करें कि थर्ड क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है कि 1 - cos 2z। अब यहाँ से देखो cos 2z, देखो cos 2z है वो, अगर उसमें यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट कर दे, z इक्वल टू यहाँ से 0 पुट करने से cos क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो 1 - 1 हो जाएगा 0। सो यहाँ पे पहले देखते हैं कि z इक्वल टू 0 है वो, यहाँ पे QZ है उसमें z इक्वल टू 0 पुट करने से z 0 है वो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 0। अब Q डैश z 0 है वो पुट करो तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे Q डैश मतलब कि 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, कोस -cos 2z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन 2z, और मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 0 है वो पुट करें, मतलब कि यहाँ से z इक्वल टू 0 है वो हम पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से भी ये 0 आ जाएगा। क्लियर? जब z इक्वल टू 0 पुट किया, साइन 0 है वो 0 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 cos 2z। तो यहाँ से अगर हम z इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा। ओके, 0 पुट कर दिया, cos 0 1 हो जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे Q डबल प्राइम एट z इक्वल टू z0 क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। सो इट इज़ सेकंड ऑर्डर
0. ओके, इट इज अ सेकंड ऑर्डर जीरो. लेकिन क्या z इक्वल टू 0 है, वो है सेकंड ऑर्डर जीरो. इस टर्म से पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर जीरो है, लेकिन क्या z इक्वल टू 0 है, वो सेकंड ऑर्डर जीरो है फंक्शन का. तो अब इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है 4th और देखते हैं साइन पाई जेड स्क्वायर. अब यहाँ पे z इक्वल टू 0 है वो हमें पुट करना है. तो z इक्वल टू 0 है वो कौन सा ऑर्डर का 0 है वो हमें फाइंड करना है. देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन लेते हैं साइन पाई जेड स्क्वायर का. तो क्या आ जाएगा 2 पाई जेड साइन पाई जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस पाई जेड स्क्वायर. तो अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, ओके, यहाँ पे अगर हम z इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 पुट करने से क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा जब हम z इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे. यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेते हैं. तो पहले ये टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 पाई n कोस पाई जेड स्क्वायर. अगेन यहाँ पे कोस पाई जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें और ये टर्म है वो कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई जेड और 2 पाई जेड आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और कोस पाई जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई जेड स्क्वायर. और यहाँ पे z इक्वल टू 0 है वो पुट करेंगे हम, यहाँ पे भी यहाँ लिख देते हैं. सो z इक्वल टू 0 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप z इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे ये टर्म है वो क्या आ जाएगी 2 पाई, मतलब कि नॉन ज़ीरो. कौन सा डेरिवेशन नॉन ज़ीरो आ रहा है, सेकंड. सो सेकंड डेरिवेशन नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि z इक्वल टू 0 इज सेकंड ऑर्डर ज़ीरो ऑफ गिवन फंक्शन. सो देखो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है. आपको जो मेथड यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपको याद रखना है और जो भी क्वेश्चन है वो दिए जा रहे हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है अपने घर पे. और आपके लिए ये सब जो 4 मंथ की बैच है वो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप घर पे बैठ के घर का खाना खा के आप कंप्लीटली ये सभी चीज़ है वो आप सिलेबस में कर सकते हैं, अपना फिजिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आपको कम्प्लीटली इसमें प्रैक्टिस ही करनी है. और मैं हर वीडियो में 2-4 लाइन मोटिवेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आपका जो जोश है वो बना रहे और आप एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाए. सो आप ये सभी चीज़ है वो प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और अपनी बुक बनाए. और कम्प्लीटली अगर आपको कोई भी चीज़ है वो ऐसा परेशान कर रही है तो उसको 2-3 बार रिवाइज करो. ओके, वो याद रखो, मेमोराइज करो. वही मैं चीज़ आपको 4 मंथ तक बोलने वाला हूँ, जबकि आपकी एग्ज़ाम है वो नहीं आ जाती. 26 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम है, आपको पता है, आपने फॉर्म फिलअप किया है. सो अब ये रिवाइज कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक से शुरू करेंगे कि ये ज़ीरोस ऑफ फंक्शन है उसको है आप अप्लाई करके किस तरह से पोल फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. सो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में.